गिरने के कारण बिट्टी के पाँव पर चोट लगती है और उसके हाथ पर बुरी तरह मुक्का मार लग जाता है। फिर वो भागते भागते रणवीर की दुकान पर जाती है। हे भगवान, ये तुम्हें क्या हो गया बिट्टी? सखा, वो ना। फिर बिट्टी रणवीर को सारी बातें बताती है। क्या? तुम्हारी एग्जाम शुरू होने में अब केवल 15 मिनट ही बचे हैं और तुम्हारी स्कूल तो बहुत दूर है। हाँ सखा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मुझे एग्जाम देनी ही है। मुन्ना भैया के पास गाड़ी है ना, हम उनकी गाड़ी पर स्कूल जाते हैं। और आप मेरे राइटर बनना। पिछली बार जब ज्योति का हाथ फ्रैक्चर हो गया था, तभी उसके भैया उसके राइटर बने थे और उन्होंने ही उसकी एग्जाम दी थी। बहुत खूब बिट्टी, तुम्हारे इस हिम्मत और जज्बे को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो जल्दी से निकलते हैं। फिर रणवीर मुन्ना की गाड़ी पर सवार होकर बिट्टी के साथ स्कूल पहुंचता है और वो उसे सारे प्रश्नों के उत्तर बताती है और रणवीर राइटर बनकर उसकी एग्जाम लिखता है। ऐसे ही समय तेजी से बीतने लगता है और 12 साल बाद बिट्टी अपने ही गांव में स्कूल टीचर बन जाती है। काश मेरे पास भी माई बापू होते तो मैं भी स्कूल जा पाती और पढ़ लिख पाती। अरे बच्ची, तुम रो क्यों रही हो? मैं हूं ना। मैं तुम्हें स्कूल में पढ़ने भेजूंगी और तुम्हारी हर चीज का ख्याल रखूंगी, खाना पीना और बाकी का सब कुछ। क्या? लेकिन आप ये सब क्यों करोगी? आप तो मेरे कोई नहीं लगती। किसी की मदद करने के लिए जरूरी थोड़ी ना है कि आपका उससे कोई निजी रिश्ता हो। यही तो इंसानियत होती है ना। और तुम तो मेरी छोटी बेटी जैसी हो। इस तरह बिट्टी गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करती है। ना सिर्फ शिक्षा, बल्कि वो गांव में हर गरीब की हर प्रकार से मदद करके एक सोशल वर्कर यानी सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका भी निभाने लगती है। वही रणबीर ने अब राशन की दुकान से गांव में 4 बड़े बड़े मॉल खोल दिए होते हैं। बिट्टी, तुम्हें पता है मुझे अभी तक जीवन में सबसे ज्यादा प्रेरणा किससे मिली है? किससे सखा? तुमसे बिट्टी। क्या? हाँ बिट्टी, तुमने जिस तरह से अपने जीवन में बड़ी बड़ी चीजों को हासिल किया है, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन और तुम्हारी ईमानदारी को देखकर मैं भी एक अच्छा और काबिल इंसान बना हूँ। जितना तुम सबके लिए करती हो, उतना तो कोई भी नहीं करता किसी के लिए। तुम्हें पता है सखा, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि इस गांव का हर गरीब रात को अगर सोए तो वो चैन की नींद सो पाए, उसके जीवन में कोई परेशानी ना हो और साथ ही इस गांव की हर औरत अपने बलबूते पर खड़ी हो पाए और किसी मर्द के पांव की जूती ना बन पाए और समाज की बेड़ियों में बंद ना जाए। सच में बिट्टी, तुम्हारी इस सोच को मेरा सलाम है। ऐसे ही समाज में बदलाव लाती रहो। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सखा। फिर एक दिन जब बिट्टी अपने कैबिन में बैठकर काम कर रही होती है, तभी मैडम जी, आपसे मिलने एक औरत आई है। सुनीता नाम बता रही है अपना। सुनीता? लेकिन मैं तो किसी सुनीता नाम की औरत को नहीं जानती। अच्छा ठीक है, तुम उसे अंदर भेज दो, शायद उसका कुछ काम होगा। ठीक है मैडम जी। फिर वो औरत अंदर आती है और रोते रोते अपनी कहानी बताने लगती है कि कैसे उसका शराबी पति उसकी छोटी बच्ची का बाल विवाह कराने जा रहा है। क्या? हाँ मैडम जी, मेरा पति मेरी फूल सी बच्ची का 9 साल की उम्र में ही बाल विवाह कराने जा रहा है। आप तो गरीब की मदद करती हो ना, मेरी भी मदद कर दो मैडम जी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मैं थाने भी गई थी, लेकिन वहां पर कोई भी मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। आप चिंता मत कीजिए सुनीता जी, मैं आपकी बेटी का बाल विवाह बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। फिर बिट्टी और सुनीता उसकी छोटी बेटी का बाल विवाह रोकने जाते हैं,
लेकिन तभी उसका शराबी पति मगन सुनीता को मारने लगता है और वहां पर बिट्टी उसे रोक लेती है। खबरदार, अगर अब फिर से आपने सुनीता जी पर हाथ भी उठाया तो। ए, कौन है बे तू? चल निकल यहाँ से। यहाँ मेरी बेटी की शादी हो रही है और उसे ब्याहकर मुझे लड़के वालों से मोटा दहेज मिलने वाला है, जिसके बाद मेरी तो बस ऐश ही ऐश है। समझी कि नहीं? चल निकल अब। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अब यहाँ पर मैं आ गई हूँ। ए मीनू, अंदर चल, आज तेरी शादी है। चल अंदर। मीनू कहीं नहीं जाएगी, और अगर कोई जाएगा तो वो तू है मगन। और पता है कहाँ पर? जेल में। क्या? फिर बिट्टी पुलिस को बुलाती है और वो लोग मगन को गिरफ्तार कर लेते हैं। ये तूने अच्छा नहीं किया सुनीता। देखना तू, एक दिन इसके लिए बहुत पछताएगी। ऑफिसर, जब ये आपके थाने में आई थी तब आप लोगों में से किसी ने भी इसकी कोई बात नहीं सुनी। आखिर आपने ऐसा क्यों किया? हाँ? वो मैडम जी, देखिए, मैं आपको साफ साफ एक प्रकार से चेतावनी ही दे रही हूँ। अरे नहीं नहीं मैडम, ऐसा मत कीजिए। आइंदा से ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अरे अगर आप लोग ही ऐसा करोगे तो फिर कैसे बदलेगा ये समाज, और कैसे बंद होगी ये बाल विवाह जैसी कुप्रथा? माफ कीजिए मैडम, इस आदमी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जी जी मैडम जी। इस तरह बिट्टी सही समय पर आकर एक मासूम सी बच्ची का बाल विवाह होने से बचा लेती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी। आज अगर आप नहीं होती तो ना जाने क्या हो जाता। मेरी बच्ची, मेरी मीनू को मेरे पास सही सलामत लौटाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ईश्वर खूब खुशियां दे। धन्यवाद दीदी। कोई बात नहीं प्यारी बच्ची। और सुनीता जी, मेरी जीवन का तो यही लक्ष्य है कि मैं हर बच्ची के साथ गांव में गलत होने से रोकूं। मेरा भी बचपन में बाल विवाह हुआ था, लेकिन मेरे पति जैसा हर पति हो ये जरूरी थोड़ी ना है। मेरे पति ने मेरे लिए अपने पिता से दुश्मनी मोड़ ली, और आज अगर मैं इतना कुछ कर पा रही हूँ तो बस उन्हीं के कारण कर पाती हूँ। बहुत खूब मैडम जी। भगवान आपकी और आपके पति की जोड़ी बनाए रखे। जी धन्यवाद। बिट्टी की आवाज उठाने से तो अब गांव में धीरे धीरे बाल विवाह जैसी कुप्रथा खत्म होने लगती है, और साथ ही हर बच्ची पढ़ाई लिखाई भी कर पाती है। वही इतने सालों बाद अब बलवंत पूरी तरह कंगाल हुआ होता है, और वो और कविता अब एक छोटे से घर में रह रहे होते हैं। जी आप ये क्या कर रहे हैं? और इस संदूक में आपने क्या छुपा कर रखा है? कुछ भी तो नहीं। तुम जाओ यहाँ से कविता, जाकर मेरे लिए खाना बनाओ। ठीक है जी। कविता को खाना बनाते समय भी उस संदूक का ही ख्याल आता है, और बलवंत के घर के बाहर जाने के बाद वो चुपके से दूसरी चाबी से उस संदूक को खोलने जाती है। रणवीर के बाबूजी को यह पता ही नहीं कि मेरे पास इस संदूक की दूसरी चाबी भी है। मुझे जान कर ही रहना है कि इस संदूक में उन्होंने क्या छुपा कर रखा है। फिर जब कविता उस संदूक को खोलती है तभी उसमें वो रणवीर की तस्वीर है और उसके बचपन के खिलौने और बाकी सामान दिखती है, जिससे उसकी यादें जुड़ी हुई होती है। ये क्या? ये सारा सामान, ये सब तो रणवीर का है। मेरा रणवीर। इसका मतलब ये है कि ये आज तक अपने बेटे को याद करते हैं, जबान से उसके लिए कड़वी बातें बोलते हैं, लेकिन दिल में तो आज भी अपनी संतान के लिए उतना ही प्यार है। फिर एक दिन रणवीर बिट्टी के लिए सोने के गहने लाता है। अरे सखा, ये सोने के गहने लाने की क्या जरूरत थी? बिट्टी, ये सब तुम्हारे लिए है। इसे मैंने बड़े प्यार से लाया है, और कुछ देने के लिए किसी वजह की जरूरत थोड़ी ना होती है। मुझे ये बहुत पसंद आया, इसीलिए मैं लेकर आया तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच सखा, ये बहुत सुंदर है।
बिट्टी, देखो ना, देखते ही देखते 12 साल गुजर गए। पता ही नहीं चला कि ये वक्त इतनी जल्दी कैसे बीत गया। हाँ सखा, ये 12 साल बहुत अच्छे रहे। हमने बहुत कुछ खोया, लेकिन उससे भी ज्यादा पाया भी। बहुत नायाब थे अभी तक के ये 12 साल, और आपके कारण ही मैं इन सालों में खुश रह पाई हूँ। आपने ना ही सिर्फ मुझे संभाला, बल्कि मुझे हर वो चीज दी जिसके कारण मैं आज इस मुकाम पर हूँ। नहीं बेटे, तुम उस सब की हकदार थी, और धन्यवाद तो मुझे तुमसे कहना चाहिए, क्योंकि आज तुम्हारे कारण ही मेरी जिंदगी संवार गई है। और बिट्टी, मुझे तुमसे कुछ कहना भी है। हाँ कहो ना सखा। देखो बिट्टी, अब हम दोनों बड़े हो चुके हैं, और तुम्हें अगर अपनी जिंदगी अलग रहकर जीनी है तो तुम जी सकती हो। और अगर तुम्हें किसी और के साथ अपनी लाइफ नए सिरे से शुरू करनी है तो तुम वो भी कर सकती हो, क्योंकि हमारी शादी तो बाबूजी के द्वारा बांधा गया एक जबरदस्ती का रिश्ता था। नहीं सखा, इस समय मेरे लिए अगर कुछ प्यारा है तो वो आप है, और दूसरा है मेरा काम। अभी अभी तो मैंने शुरुआत की है, और मुझे अभी बहुत सी चीजें करनी है, और मैं उन्हें पूरा करके ही रहूंगी। और आज मैं जो जिंदगी जी रही हूँ उसमें मैं बहुत खुश हूँ। बिट्टी की ये बातें सुनकर रणवीर को बहुत अच्छा लगता है। फिर एक दिन कविता अचानक से इतने सालों बाद रणवीर और बिट्टी के पास आती है और उन्हें बलवंत की तबीयत के बारे में बताती है। क्या? बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है? हाँ रणवीर बेटा, और ऐसे समय में दवाई से ज्यादा खोए हुए रिश्ते सब ठीक कर देते हैं। बेटा, चलो अपने बाबूजी के पास, क्योंकि अब मैं तुम्हें और अपनी बहू को हमसे दूर और नहीं रख सकती। लेकिन माँ, मैं वहां पर कैसे आऊं? बाबूजी ने मुझे अम्मा के अंतिम संस्कार के बाद वहां पर आने से मना कर दिया था। उन्होंने 12 साल पहले ही मुझसे सारे नाते तोड़ दिए, और वो अब मुझे वहां पर आने भी नहीं देंगे। उल्टा मुझे देखकर उनकी तबीयत और ज्यादा खराब होगी। नहीं सखा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कोई भी माता पिता अपने बच्चे से इतनी नफरत नहीं करते, और उस वक्त तो बस उनका गुस्सा बोल रहा था, और अब काकी जी जैसा बोल रही है। हमें वहां पर जाना चाहिए। बिट्टी बिल्कुल सही कह रही है। चल बेटा, अपने बाबूजी के पास चल। फिर रणवीर और बिट्टी कविता के साथ अपने बाबूजी के पास चला जाता है, और दोनों बाप बेटे एक दूसरे को देखकर रो पड़ते हैं। रणवीर, तू आ गया बेटा। हाँ बाबूजी, तुझे और बिट्टी बहू को देखकर मेरी सांस में सांस आई बेटा। मुझे माफ कर दो बच्चों, मैंने तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया है। मैं बहुत बुरा हूँ, और शायद इसीलिए ऊपर वाले ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया और मुझे मेरे कुकर्मों की सजा दे दी। नहीं बाबूजी, ऐसा मत बोलिए, और आप हमसे बड़े हैं, इसीलिए हमसे माफी मत मांगिए। लेकिन मैंने बुरा तो किया है ना बहू। मैंने तो तुम्हारे साथ भी बहुत गलत किया है, लेकिन अब और नहीं। अब मुझे अपने बच्चों के साथ रहना है, वरना मैं जीते जी ही मर जाऊंगा। और बच्चों, तुम दोनों को जीवन में इतना आगे पहुंचते हुए देखकर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब मैं अपनी सारी गलतियों से सबक सीख चुका हूँ। मुझे माफ कर दो बच्चों। बिट्टी और रणवीर बलवंत को माफ कर देते हैं। और बच्चों, आज से तुम दोनों यहीं पर मेरे साथ रहोगे, मेरे पास। हाँ बच्चों। हाँ पापा और माँ, आप दोनों फिक्र मत कीजिए। आज से बिट्टी और मैं आपके पास ही रहेंगे, और आप दोनों की देखरेख करेंगे। हाँ बाबूजी। चलो अच्छा है। और हाँ बिट्टी, मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूँ। बिट्टी बहू, अब से मैं भी तुम्हारा सामाजिक काम में हाथ बटाऊंगा। बूढ़ा हूं तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हारे साथ गांव के लोगों का भला करके मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि आज तक मैंने सबका बुरा ही किया है, लेकिन अब और नहीं। बाबूजी, आपकी सोच को इस तरह बदलते हुए देखकर
आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगले हफ्ते से मैं दूसरे गांव में जाकर वहां के लोगों को शिक्षा का महत्व समझाकर उन्हें भी शिक्षा प्रदान करने का कार्यक्रम शुरू करने वाली हूँ और इसमें आप मेरा साथ देना। वाह, क्या बात है बिट्टी, मैं इसमें तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। और इस प्रकार से अंत में सब ठीक हो जाता है और बिट्टी और रणबीर दोनों बलवंत और कविता के साथ खुशी खुशी से रहने लगते हैं। यामिनी और राजेश के बेटे अंकित की शादी प्रज्ञा नाम की एक लड़की से हुई होती है। अंकित और प्रज्ञा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। प्रज्ञा की छोटी बहन उर्वशी के पति की कुछ महीनों पहले ही मौत हुई होती है और वो अब अपने मायके में ही रहा करती है। प्रज्ञा मेरी जान, देखो मैंने तुम्हारे लिए गजरा लाया है, तुम्हें बहुत पसंद है ना? अरे वाह अंकित, तुम तो मेरी छोटी से छोटी बातों को भी कितना याद रखते हो। तुम दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हो और तुम दुनिया की सबसे बेस्ट बीवी हो। फिर एक दिन अचानक से प्रज्ञा के माता पिता की एक अपघात में मौत हो जाती है, जिसके बाद उसकी छोटी बहन उर्वशी घर पर अकेली पड़ जाती है। दीदी, अब मैं क्या करूंगी? पहले मेरा पति चला गया, जिसके बाद मुझे मेरे ससुराल वालों ने अपने ही घर से बाहर निकाल दिया और अब तो माँ पापा भी चले गए। अब मैं कहाँ जाऊँ दीदी? तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है चुटकी, मैं हूं ना। तू मेरे ससुराल में रहेगी। आपके ससुराल में? लेकिन जीजू के मम्मी पापा को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं उर्वशी, मम्मी और पापा को कोई एतराज नहीं होगा। उन्होंने मुझे यहाँ आने से पहले ही बोल दिया है कि तुम्हें हमारे घर ले आए। थैंक यू जीजू। अब दिन बीतते जाते हैं और उर्वशी अपने बड़ी बहन के ससुराल में रहने लगती है। एक दिन, जीजू, दीदी कहाँ पर है? मुझे उनसे कुछ बात करनी थी। अरे उर्वशी, तुम्हारी दीदी तो यहाँ पर नहीं है, शायद आंगन में होगी। उतने में अचानक से उर्वशी का पैर फिसल जाता है और वो जाकर अंकित की बाहों में गिरती है और उसकी प्यार भरी आंखों में खो जाती है। उतने में वहां पर प्रज्ञा आ जाती है। छुटकी, तू यहाँ पर? हाँ। अरे दीदी, मेरा पैर फिसल गया और मैं गिरने ही वाली थी, लेकिन उतने में। हाँ बाबा, समझ गई मैं, सफाई मत दे मुझे। हाँ दीदी, आप कितनी अच्छी हो। वैसे मैं आपसे ये कह रही थी कि मैं आज शाम को अपनी सहेली के पास जा रही हूँ, तो क्या मैं आपका वो हरा वाला ड्रेस ले सकती हूँ क्या? प्लीज दीदी, मना मत करना। ठीक है चुटकी, ले लेना, कोई बात नहीं। थैंक यू दीदी। उर्वशी जब अपने कमरे में जाती है तब वो अंकित की फोटो को प्यार भरी नजरों से देखती है। हाय, कितने प्यारे से ही जीजू, इन्होंने तो मुझे अपनी बाहों में घेर लिया। कितने केयरिंग और लविंग है ये। दीदी तो बहुत ही खुशनसीब है जो उन्हें इतना प्यार करने वाला पति और ससुराल मिला। लेकिन मैं कितनी बदनसीब हूँ कि मेरा पति भी मर गया और मेरे ससुराल वालों ने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया। नहीं, मुझे भी ये सब चाहिए। मैं अंकित को पाकर ही रहूंगी और इसलिए मुझे दीदी की जगह लेनी होगी। जो कुछ भी उसके पास है वो मुझे सब चाहिए, उसका पति, उसका ससुराल और बाकी सब कुछ, सब कुछ। फिर उर्वशी प्रज्ञा का ससुराल और उसका पति पाने की जिद पर अड़ जाती है। फिर एक रात वो प्रज्ञा के कमरे में जाती है और उसके अलार्म क्लॉक में कुछ गड़बड़ कर देती है। अब कल सुबह तो अलार्म बजेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने टाइम में गड़बड़ कर दी है। और जब अलार्म ही नहीं बजेगा तब दीदी उठ ही नहीं पाएगी, और जब वो नहीं उठ पाएगी तभी मैं उनकी जगह पर सारे काम करूंगी और सबके दिलों में अपनी जगह बना लूंगी। फिर अगली सुबह ऐसा ही होता है। अलार्म ना बजने के कारण प्रज्ञा नहीं उठ पाती और उसके सारे काम उर्वशी कर देती है, जिसके बाद प्रज्ञा को उसके सास ससुर खूब सुनाते हैं। प्रज्ञा बहू, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? अरे तुम्हें तो पता ही है ना
कि मुझे सुबह की चाय से पहले अपनी दवाइयाँ खानी होती है, और तो और अंकित का भी टिफिन बनाना होता है। अरे रोज सुबह जल्दी उठने का इस घर का एक नियम है। वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हारी बहन ने सारे काम कर दिए। तुम्हारी बहन तो तुमसे भी ज्यादा अच्छी तरह से काम करती है। माफ कीजिए माँ जी, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे सो गई। मैंने तो अलार्म भी लगाया था, लेकिन पता नहीं कैसे वो बजा ही नहीं। कोई बात नहीं प्रज्ञा, होता है कभी कभी। इट्स ओके एंड थैंक यू उर्वशी, तुम्हारे हाथ के पराठे तो सच में अच्छे हैं। यू आर वेलकम जीजू। फिर एक रात अंकित और प्रज्ञा दोनों डिनर पर साथ जाने वाले होते हैं। तभी उनकी सारी बातें उर्वशी सुन लेती है और वो एक प्लान बनाती है। मैं ऐसा किसी भी हाल में नहीं होने दूंगी। प्रज्ञा दीदी और अंकित एक साथ डिनर ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अंकित के साथ डिनर पर मैं जाऊंगी। फिर उसके बाद उर्वशी एक अननोन सोशल मीडिया आईडी से प्रज्ञा को मैसेज करती है। मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मुझे बचाने आओ। मैं जस्सी बोल रही हूँ, प्लीज जल्दी आओ प्रज्ञा। ओह नो, ये तो जस्सी का मैसेज है, लेकिन ये किसी और की आईडी से मुझे मैसेज क्यों कर रही है? नहीं नहीं, इस वक्त ये सब नहीं सोचना चाहिए। मुझे जस्सी को बचाने के लिए जाना ही होगा। फिर प्रज्ञा उस मैसेज में दिए गए एड्रेस पर पहुंच जाती है और वहां पर उसे कोई लॉक कर देता है, और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि उर्वशी का ही आदमी होता है। दरवाजा खोलो, कोई है? जस्सी, कहाँ है जस्सी? लगता है ये किसी की चाल थी। किसी ने मुझे कैद करने के लिए फेक आईडी बनाकर मैसेज किया है। जब मैं तुम्हें बोलूंगी तभी इसे यहाँ से बाहर निकालना, ठीक है ना? ठीक है मैडम। ये लो तुम्हारे पैसे। वहाँ घर पर अंकित डिनर पर जाने के लिए प्रज्ञा की राह देखता है और उसे कई बार फोन भी करता है। क्या हुआ जीजू, काफी परेशान लग रहे हो आप? अरे मैं और प्रज्ञा आज दोनों डिनर पर जाने वाले थे। टेबल भी बुक कर दिया है मैंने, लेकिन अब वो फोन ही नहीं उठा रही। शायद वो अपनी फ्रेंड के साथ होगी जीजू। मैंने उन्हें घर से बाहर जाते हुए देख लिया था। उनकी फ्रेंड का नाम लेती हुई जा रही थी वो। लेकिन आप निराश मत होइए, दीदी ना सही तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं चलूंगी आपके साथ। और वैसे भी आपने तो पहले से ही टेबल बुक कर दिया है, तो उसके पैसे वेस्ट हो जाएंगे ना। अगर आप कंफर्टेबल हो तो ही चलना, वरना कोई बात नहीं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, चलो हम दोनों चलते हैं। उर्वशी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता। फिर वो और अंकित दोनों साथ में डिनर करते हैं, और जब उनका डिनर हो जाता है तब वो आदमी प्रज्ञा को छोड़ देता है। फिर घर आने के बाद जब प्रज्ञा सबको सारा सच बताती है तब उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। चुप रहो तुम बहू, आजकल तुम्हारा रवैया काफी बदल चुका है। तुम अब पहले जैसी नहीं रही। हाँ बहू, तुम बहुत ही गैर जिम्मेदार हो गई हो। होगी अपनी किसी सहेली के साथ बिजी, इसीलिए मेरा कॉल भी नहीं उठा रही थी। मैं सब समझता हूँ प्रज्ञा। अरे तुमसे बेहतर तो तुम्हारी बहन है, कम से कम उसे रिश्तों की कदर है, उनसे प्यार करती है वो, तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं है। फिर अगले दिन प्रज्ञा को अपनी सास को हॉस्पिटल ले जाना होता है। तभी उर्वशी उसके नाश्ते में नशीली दवाई मिला देती है। अब इस नशीली दवाई के असर से दीदी अगले 12 घंटों तक सोई रहेगी, और यामिनी आंटी को हॉस्पिटल में चेकअप कराने ले जाऊंगी। और मेरी इस चाल से दीदी सबकी नजरों में फिर से बुरी बन जाएगी। उर्वशी की ये चाल भी कामयाब हो जाती है, और टाइम होने पर प्रज्ञा की सास उसे उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उठ ही नहीं पाती। और आखिर में उर्वशी उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, और 12 घंटे पूरे होने पर प्रज्ञा को होश आता है। बस बहुत हुआ प्रज्ञा, तुम ना तो कभी अच्छी बीवी बन सकती हो और ना ही एक अच्छी बहू, और आज ये तुमने ही साबित कर दिया है। अंकित बिल्कुल सही कह रहा है। मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं झूठ क्यों बोलूंगी?
मैं जानबूझकर नहीं सोई थी। न जाने मुझे क्या हो गया था। अरे पिछले कुछ दिनों से तुम्हें कुछ ना कुछ तो होते ही जा रहा है। अरे कब तक झूठी कहानियां बनाती रहोगी? तुमसे अच्छी तो तुम्हारी छोटी बहन है। अगर आज वो ना होती तो आज मेरी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाती। सच में प्रज्ञा, उर्वशी तो तुमसे लाख गुना बेहतर है, जो घर में सबकी देखभाल करती है। काश मेरी तुम्हारे बदले तुम्हारी बहन से शादी हो गई होती। हाँ तो बना लो अपनी साली को घरवाली। अरे तुम्हें तो मुझ पर थोड़ा भी भरोसा नहीं है। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। मुझे भी नहीं रहना तुम्हारे साथ। पूरी तरह से बदल चुकी हो तुम प्रज्ञा। और नहीं तो क्या, निकल जा अभी क्या अभी। हमें तेरी जैसी बहू नहीं चाहिए, हमें तो उर्वशी जैसी बहू चाहिए। और अब यही बनेगी हमारी घर की नई बहू। फिर प्रज्ञा वो घर छोड़कर अपनी सहेली के पास रहने चली जाती है। और यहाँ पर यामिनी और राजेश अंकित और उर्वशी की शादी तय करते हैं। और साथ ही अंकित और प्रज्ञा का डिवोर्स भी फाइनल हो जाता है। एक दिन, अंकित, अब हम दोनों जीजा साली नहीं रहे। तुम मेरे मंगेतर हो। चलो ना, मुझे तुम्हारे साथ शादी की शॉपिंग करनी है। और हम थिएटर में साथ में मूवी भी देखने जाएंगे। और एक ही पॉपकॉर्न बकेट में पॉपकॉर्न खाएंगे। उर्वशी, अभी तक मेरा और प्रज्ञा का डिवोर्स नहीं हुआ है और मैं अभी बिजी हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं आ सकता। अंकित अभी तक प्रज्ञा को बुला ही नहीं पाता। वही दूसरी तरफ उर्वशी को वह सब कुछ मिलने वाला होता है जिसके लिए उसने ये सारा खेल खेला था। लेकिन उसे इस बात की खबर भी नहीं होती कि अब उसका खेल खत्म होने वाला था। एक दिन अंकित का कुछ खो गया होता है और जब वो उर्वशी के बैग में देखता है तब उसका फोन वैसे ही पड़ा होता है। अरे ये तो अपना फोन बैग में रखकर ही सो गई और इसने तो ये लॉक भी नहीं किया। लेकिन ये क्या, इसने तो एक फेक आईडी से प्रज्ञा को मैसेज किया है। और इसके बैग में इतनी सारी दवाइयों की बॉटल्स। ये सारी दवाइयां तो नींद आने वाली है। इसका मतलब प्रज्ञा बिल्कुल सही थी, इसमें उस बेचारी की कोई गलती नहीं थी, जबकि ये सारा किया धरा उर्वशी का है। फिर अंकित उर्वशी को उठाता है और साथ ही प्रज्ञा को भी वहां फोन करके बुला लेता है और सबके सामने उर्वशी का पर्दाफाश करता है। छी उर्वशी, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी हमें। अरे तुमने तो एक बहन होकर अपनी ही बहन का घर उजाड़ना चाहा। छी, घिन आ रही है मुझे तुम पर। प्रज्ञा भी गुस्सा होकर उर्वशी को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है उर्वशी। अब तेरी इस घर में कोई जगह नहीं है और ना ही मेरी जिंदगी में। मर गई तू मेरे लिए। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए दीदी। निकल जा, निकल जा यहाँ से। सुना नहीं तुमने प्रज्ञा ने क्या कहा? निकल जाओ हमारे घर से। उर्वशी को घर से बाहर निकाल दिया जाता है और वो अपने बुरे कर्मों के कारण सड़क पर आ जाती है और साथ ही प्रज्ञा और अंकित दोनों एक हो जाते हैं। पाखी बचपन से ही अपनी माँ सुजाता के साथ रहती है क्योंकि वो जब 2 साल की थी तभी उसके पिताजी का देहांत हो गया था। सुजाता एक अनाथ थी और उसने अपने दम पर पाखी को पाल पोस कर बड़ा किया था। पाखी बेटा, परसों के दिन जो भी प्लान्स होंगे उन्हें कैंसिल कर दो क्योंकि तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। वो विपुल और उसकी फैमिली। मैंने दिखाया था ना तुम्हें, सॉफ्टवेयर इंजीनियर विपुल चौधरी। नो वे मम्मा, आपका दिमाग तो ठिकाने पर है ना। मैं हमेशा से ही एक आजाद पंछी रही हूँ, एकदम अकेली। मुझे एक बड़ा ससुराल नहीं चाहिए। आपने देखा है ना उसकी फैमिली कितनी बड़ी है। ऐसा लगता है कि देश का आधा पॉपुलेशन तो उसके ही घर में है। लेकिन पाखी बेटा, जब तूने किसी पदार्थ को चखा ही नहीं है तो तुझे उसका स्वाद कैसे पता चलेगा। परिवार बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं तो अनाथ थी और तू भी बिना परिवार की बड़ी हुई है। उल्टा तुझे तो शुक्र मनाना चाहिए इस बात का। नहीं माँ, मैं एक बड़ा ससुराल नहीं चाहती। मैं शादी करूंगी तो एक सिंगल आदमी से ही।
मुझे वो बहू बनकर पूरे घर को नौकरानी की तरह नहीं संभालना। प्लीज माँ, आप कोई दूसरा रिश्ता ढूंढिए मेरे लिए। सुजाता पाखी को लेकर बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन समय बीत जाता है और पाखी को पीयूष नाम के एक लड़के से प्यार होता है, जो एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी करता है और उसका पूरा परिवार गांव में रहता है। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के 4 महीनों बाद अरे पाखी, वो गांव में बाढ़ आ गई है, जिस कारण मेरा पूरा परिवार शहर आ रहा है हमारे साथ रहने के लिए। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो पीयूष? कह दो कि ये झूठ है। नहीं पाखी, मैं ऐसा नहीं कह सकता क्योंकि यही सच है। नहीं यार। पाखी अब अपना सिर पकड़ लेती है और अगले ही दिन उसके घर पर उसका बड़ा ससुराल आ जाता है, जिसमें सास त्रिवेणी, ससुर यशपाल, जेठ भरत, जेठानी कुसुम और उनके बच्चे मुन्नी और राजू होते हैं। ओह गॉड, ये इतना बड़ा ससुराल देखकर तो मुझे चक्कर ही आ रहे हैं। अरे क्या हुआ छोटी बहू, जाकर हम सबके लिए नाश्ता बना कर ला। ये पान कहाँ तो क्या बबुआ? बाबूजी वहाँ बेसिन में। चाचू, हम उधर खिड़की में खेलने जाए? हाँ चाचू। ठीक है बच्चों, लेकिन गमलों को खराब मत करना। अरे नहीं, ये किस चिड़ियाघर में फंस गई मैं? पाखी, ये लोग तो तेरी बैंड बजा कर ही रहेंगे। पाखी अपने बड़े ससुराल से एक दिन में ही तंग आ जाती है। जब वो अगली सुबह अपने बाथरूम में फेस वॉश लेने जाती है, तभी वो फेस वॉश को पूरा खाली देखती है। ओ तेरी, ये क्या? मेरा फेस वॉश खत्म कैसे हो गया? वो का है ना छोटी बहू, हम ही शैम्पू से अपन सर धोए हैं, एकदम मजा ही आएगा। हाँ पाखी, बहुत अच्छा शैम्पू है ये, हम सबने इससे ही अपने बाल धोए आज। अरे यार, आप लोग दिमाग से पैदल हो क्या जरा? ये कोई गांव में मिलने वाला 1 रुपए का शैम्पू नहीं था। ये तो मेरा फेस वॉश था, चेहरे को धोने वाला फेस वॉश, और वो भी पूरे 2000 का। मैं इसे पूरे 2 महीने तक चलाती, लेकिन आप लोगों ने तो एक दिन में ही इसकी वाट लगा दी। अरे तो उसमें क्या हो गया छोटी बहू, पीयूष नया ला देगा। अब इतना बड़ा परिवार है तो इस्तेमाल तो होगा ही ना। उसे पूछने के लिए थोड़ी लाया है, इस्तेमाल करने के लिए ही लाया है ना। अरे इन्हें तो कुछ भी समझ नहीं आता। नॉनसेंस पीपल। नॉनसेंस? इसका क्या मतलब है बौरिया? कुछ नहीं, वो समझने के लिए आपको 7 जन्म भी कम पड़ जाएंगे। हटिए अब। अरे यहाँ पर आए आप लोगों को एक दिन भी नहीं हुआ, लेकिन घर को कबाड़ खाना बनाकर रख दिया है। फिर एक रोज जब पाखी बाहर से घर आ रही होती है, तभी टैक्सी में ऑनलाइन चीज केक ऑर्डर करती है। चलो, इसे तो मैंने ऑर्डर कर दिया, अब घर जाकर मस्त चीज केक खाऊंगी और आराम से अपना फेवरेट के ड्रामा देखूंगी। आज तो मजा ही आ जाएगा। और हाँ, बेडरूम भी लॉक कर दूंगी, ताकि उन सभी पागल खानों से छूटे हुए मेरे पागल ससुराल वालों से दूर रह सकूंगी। लेकिन जब पाखी घर पहुंचती है, तभी वो देखती है कि चीज केक घर पर डिलीवर भी हो गया है और उसे मुन्नी और राजू खत्म कर रहे हैं। ओह नो, माजी जेठानी जी, ये क्या? आप दोनों ने मुन्नी और राजू को मेरा चीज केक खाने क्यों दिया? ये मेरा था, मैंने इसे ऑर्डर किया था। क्या पाखी तुम भी? अरे तुम क्या छोटी बच्ची हो क्या जो केक खाओगी? अरे बच्चों ने खा लिया तो उसमें क्या हो गया? बड़ी बहू एकदम सही कह रही है। अब जाने दो बहू, तुम बाद में मंगवा लेना। और वैसे भी घर की हर चीज पर बच्चों का पहला हक होता है, समझी तुम? मन तो ऐसे कर रहा है कि एक एक को मारकर उसका टकला सुझा दूं, और खास करके इस बुढ़िया और इस कुसुम कली का। पाखी गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है। फिर एक दिन पाखी अपनी सहेली के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है और तभी वहां पर उसकी जेठानी कुसुम आ जाती है। यस रुबीना, मैं तुझे वही कह रही थी
अरे ओ पाकी, माँ जी और मैं हम दोनों भजन कीर्तन करने वाले हैं और साथ ही साथ पाठ भी पढ़ेंगे। चलो ये फोनवा पर गपियां न छोड़ दो और चलो बाहर। जा पाखी, तेरी गांव से आई देहाती जेठानी तुझे बुला रही है। अब तू पार्टीज में नहीं बल्कि भजन कीर्तन में जाएगी। हाँ, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ रुबीना। पाखी को शर्मिंदगी महसूस होती है। जेठानी जी, आपको इतनी सी भी अक्ल नहीं है क्या कि मेरे कमरे में आने से पहले आपको दरवाजा नॉक करना चाहिए? नॉक? ये नॉक क्या होता है पाखी? मेरा सर, इडियट। इडली? इडली तो वहाँ अन्ना लोग बनाते हैं ना, हमारे गांव में भी बेचने लगे हैं। ओह गॉड, चलो आप चलो बाहर, आपसे तो बात करना ही गुनाह है। फिर पाखी को ना चाहते हुए भी अपनी सास और जेठानी के साथ भजन कीर्तन करने बैठना ही पड़ता है, लेकिन उसके अंत में उसे वो बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, ये इतना बुरा भी नहीं था। ये भजन कीर्तन करने के बाद तो मुझे तो एक अलग ही किस्म की शांति महसूस हो रही है। फिर एक दिन जब पाखी और पीयूष दोनों अकेले अकेले मुंबई घूमने का प्लान बनाते हैं, तभी भारत उनकी बात सुन लेता है और उनसे कहता है, क्या बात है छोटे, तुम दोनों मुंबई दर्शन के लिए जा रहे हो और हम सबको बताया भी नहीं? ये तो गलत बात है ना। अरे नहीं जेठ जी, वो का पीयूष लल्ला, ये भी कोनो बात हुई का? अरे हम सब चलेंगे तुम दोनों के साथ, हमका भी ये शहर में घूमना है। हाँ हाँ, चलो सब तैयार होते हैं। ये आज तो हम घूमने जाएंगे। हाँ, बड़ा मजा आएगा मुन्नी। ये पाकी का गुस्सा अब और भी ज्यादा बढ़ जाता है। पीयूष, मैं तुम्हारे परिवार से तंग आ गई हूँ। अरे चैन से जीना क्या होता है ये तो मैं भूल ही गई हूँ। मेरी स्वर्ग जैसी जिंदगी को इन्होंने नरक बनाकर रख दिया है। लेकिन पाकी, इसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ? बाबूजी और भैया का कारोबार भी बाढ़ के कारण खत्म हो गया है, इसीलिए तो वो सब यहाँ पर है। अरे रहने आए हैं तो ढंग से रहे ना। कभी मेरा शैम्पू खत्म कर देते हैं तो कभी मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा देते हैं, कभी ये तो कभी वो। अरे परेशान करके रख दिया है सबने मुझे। और आज तो ये मुंबई दर्शन के लिए भी साथ में आ रहे हैं। अरे इनके आने के बाद तो हम दोनों की प्राइवेसी की तो ऐसी की तैसी हो गई है। फिर एक रात अचानक से 12 बजे पाखी के कमरे की लाइट चली जाती है और सभी उसके कमरे में आकर उसे सरप्राइज देते हैं। आप सब बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं छोटी बहू। ओ माय गॉड, आप सबको याद रहा और मैं ही अपना जन्मदिन भूल गई। ये देख बहू, तुझे सूजी का हलवा बहुत पसंद है ना? सुजाता जी ने बताया था हमें, इसीलिए मैंने अपने हाथों से तेरे लिए सूजी का हलवा बनाया है और उस पर ये मोमबत्ती भी लगा दी। वाओ, सो यमी। थैंक यू सो मच माँ जी। जन्मदिन मुबारक हो चाची। चाची चाची, राजी और मैंने आपके लिए छोटा सा ग्रीटिंग कार्ड बनाया है, हमें स्कूल में बनाना सिखाया था। अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यारा है बच्चों। थैंक यू सो मच। जन्मदिन मुबारक हो पाखी। ये मेरी बेशकीमती साड़ी है जो मुझे माँ जी ने शगुन के तौर पर पहली रसोई की रस्म में दी थी। ये बहुत ही महंगी साड़ी है, इसीलिए मैं इसे तुम्हें देना चाहती हूँ क्योंकि ये तुम पर बहुत जचेगी। शुक्रिया जेठानी जी, ये साड़ी तो सच में बहुत सुंदर है। जन्मदिन मुबारक हो पाखी। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैंने अपने हाथों से और पूरे दिल से ये सारा डेकोरेशन किया है। थैंक यू सो मच जेठ जी, मुझे ये डेकोरेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। बहू,
ये हमारे तरफ से गुलदस्ता तोरे खातिर हम बगीचे के फूलों से बनाए हैं। हैप्पी बर्थडे। ये तो सबसे बेस्ट गिफ्ट है बाबूजी, क्योंकि आपने अपने हाथों से मेरे लिए बनाया है और ये सारे फूल मुझे बहुत पसंद है। और मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ये प्यारा सा नेकलेस। हैप्पी बर्थडे पाखी। थैंक यू सो मच पीयूष। आप सबका प्यार देखकर तो मेरा दिल ही भर आया है, लेकिन मुझे माफ कीजिए, मैंने आप सबको बहुत कोसा है, बुरा भला बोला, क्योंकि मुझे एक बड़े ससुराल से नफरत थी। लेकिन आप लोगों ने तो मेरे मन में बड़े ससुराल का ख्याल ही बदल दिया। आप सबके आने से पहले ये घर सिर्फ घर था, लेकिन आप लोगों के आने के बाद इस घर में जान आ गई। आप सबने अपने दिल से तोहफे दिए हैं और इसी ने आज मेरा दिल जीत लिया। अब मुझे समझ आ गया है कि परिवार क्या होता है। थैंक यू मुझे इतनी प्यार और खुशी देने के लिए। अरे छोटी बहू, तू तो हमारी बेटी जैसी है, ठीक उसी तरह जैसी बड़ी बहू है। चल अब जल्दी से ये मोमबत्ती बुझा और इस हलवे वाले केक को काट। हाँ माँ जी। फिर सभी घर वाले मिलकर पाखी का जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं और अंत में पाखी को एक बड़े ससुराल की अहमियत और मोल समझ आता है।